वो लास्ट। Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. So we were at miscellaneous exercise of the chapter, last chapter probability. उसके हमने 10 क्वेश्चंस कल कर लिए. So this is miscellaneous part 2. Miscellaneous part 2 in exercise part. Miscellaneous exercise third in part 2, right? तो पार्ट 1 के लिए आप पिछला वीडियो देखें. अभी पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं. In a game, a man wins a rupee for a 6 and loses a rupee for any other number when a fair dice is thrown. एक गेम है जिसके अंदर एक आदमी 1 रुपया जीतेगा अगर 6 आएगा तो. डाय फेंक रहे हैं तो 6 आ सकता है, और अगर 6 नहीं आया तो फिर वो 1 रुपया हारेगा. ओके. 6 पे जीतेगा और कोई भी अन्य एनी अदर नंबर यानी 1 2 3 4 5 में वो 1 रुपया उसको आगे से देना पड़ेगा, उसका नुकसान होगा. द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस. मैन ने सोचा कि ये गेम में 3 बार खेलने की कोशिश करूंगा, 3 बार डाई को फेंकूंगा. बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6. लेकिन उसने ये भी डिसाइड किया कि जैसे ही 6 आ जाएगा तो मैं क्विट कर दूंगा, फिर आगे नहीं फेंकूंगा. मैक्सिमम 3 बार फेंकूंगा, लेकिन उन 3 में कभी भी जैसे ही 6 आ जाएगा तो उसके बाद में नहीं फेंकूंगा. लेट से पहली बार में 6 आ गया तो फिर बस ऐसे घर चला जाएगा वो, है ना. मान लो पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बार में 6 आया तो भी घर चला जाएगा. मान लो पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बार में 6 नहीं आया, तीसरी बार में 6 आया तो 3 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं फेंकने थे उसको. मान लो तीनों बार में 6 नहीं आया तो फिर वो चौथी बार नहीं फेंकेगा, क्योंकि हो सकता है उसकी जेब में इतने ही रुपए हो, उसकी जेब में 3 ही रुपए हो, क्योंकि हर बार हारेगा तो 1 रुपया देना पड़ेगा ना. तो हो सकता है उसकी जेब में 3 रुपए, तो उसने कहा मैं 3 रुपए तक का रिस्क तो ले सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरी जेब में पैसे नहीं है. फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लॉसेस. एक्सपेक्टेशन बताओ कि वो क्या क्या जीत सकता है, क्या क्या हार सकता है. कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लग रहा है? बेस थ्योरम में एक्सपेक्टेशन आती है. क्या क्या अमाउंट वो जीत सकता है, क्या क्या अमाउंट वो हार सकता है. बेस थ्योरम में ऐसा कब होता था? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किस में निकलती थी? रैंडम वेरिएबल एक्स. ठीक है. तो जो भी अमाउंट वो जीत सकता है या हार सकता है उसको एक्स मानेंगे, और एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे, भाई क्या क्या अमाउंट जीत सकता है, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और फिर उसकी एक्सपेक्टेशन यानी ई ऑफ एक्स निकालेंगे. समझ गए? डन. तो पहले तो हम इसका सैंपल स्पेस, रैंडम वेरिएबल वाले एक्सरसाइज में तो सैंपल स्पेस चाहिए हमको अपना. तो पहले तो इसको सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे कि क्या क्या हो सकता है. तो ठीक है, पहले आप ये सारी इंट्रोडक्शन दे देना. इट इज गिवन दैट, ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी लैंग्वेज में. Here a random experiment is given of throwing a fair die and winning a rupee for a 6 and losing a rupee for any other number. ये लिख दिया हमने. ठीक है. तो विन एंड लॉस, तो लेट से विन को लिख देता हूं मैं W, और लॉस को लिख देता हूं मैं एनी अदर नंबर. तो 6 आने पे जीतते हो आप, तो ऑब्टेनिंग ए 6, ऑब्टेनिंग अ 6. और हारते हो आप एनी अदर नंबर पे, तो ऑब्टेनिंग एनी अदर नंबर, ऑब्टेनिंग एनी अदर नंबर. जब अपन ने इवेंट्स माने थे तो उस टाइम अपन एक बार फेंकने के हिसाब से सोचेंगे. तो एक बार जब मैं फेंकूंगा तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या हो जाएगी बताओ? 1/6. और हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6. डन. अब रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो क्या है? अमाउंट वॉन और लॉस. रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन है अमाउंट वॉन और लॉस्ट. ठीक है. ओके. अब क्या क्या हो सकता है सैंपल स्पेस में, है ना. सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है? या तो पहली बारी में जीत गया, डब्ल्यू इवेंट हो गया, और एक बार में जीत गया तो फिर दोबारा खेलेगा ही नहीं वो, कॉमा. ये भी हो सकता है कि पहली बारी में हारा और दूसरी बारी में जीत गया, फिर उसके बाद वो खेलेगा ही नहीं. या फिर पहली बारी में भी हारा, पहली बारी में जीत गया तो आगे तो गेम ही ओवर हो गया ना. पहली बारी में जीत गया तो आगे गेम ही ओवर हो गया. फिर पहली बारी में हारा लेकिन दूसरी बारी में जीता, पहली बारी में हारा, दूसरी बारी में भी हारा, और तीसरी बारी में जीत गया. या फिर तीनों बारी में हारा. इसके अलावा कुछ भी हो सकता है क्या, सोचो. नहीं हो सकता ना. 4 चीजें ही हो सकती है उसके साथ जिंदगी में. पांचवी चीज तो कुछ हो नहीं सकती. इन चारों के अमाउंट निकाल लो. इस केस में कितने रुपए जीतेगा, इस केस में कितने रुपए जीतेगा, इस केस में कितने रुपए जीतेगा, और इस केस में कितने रुपए जीतेगा. ठीक है. ये जो अपन ने लिखा है ऑब्टेनिंग ए 6, इसी के साथ लिख देना कि जैसे 6 आएगा तो 1 रुपया जीत जाता है ना, विनिंग अ रुपी.
विनिंग अ रुपी, और जैसे ही नहीं आता है तो लॉसिंग अ रुपी। भाई उस इवेंट में होगा, होता क्या है, इवेंट तो है 6 आना या एनी अदर नंबर आना, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें रुपया जीत जाता है, इसमें लॉस हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो अब एक्स की अलग अलग वैल्यूज निकालो। तो एक एक सैम चार ही तो सैंपल पॉइंट है, तो चारों को उठा लो, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं। तो एक्स ऑफ डब्ल्यू, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक्स डाला, तो आंसर क्या आएगा, तो एक एक बार अगर ये इवेंट घटित हुआ, एक बार ये इवेंट घटित हुआ, तो 1 रुपया मिल गया उसको। दैट्स इट, आंसर वन। एक्स क्या है, अमाउंट वन और लॉस्ट। एक्स क्या है, कितना रुपया आप जीते। तो इस सैंपल पॉइंट में कितना जीतोगे, 1 रुपया जीतोगे, घर जाओगे, बस खत्म कहानी। ठीक है, अब मान लो ये नहीं हुआ, ये हुआ। तो इस एक्स नामक मशीन में आप एल डब्ल्यू डाल रहे हो। एक्स का मतलब है अमाउंट वन और लॉस। तो एल डब्ल्यू में आप कितना हारे या जीते, तो पहले आप हारे यानी -1, फिर आप जीते +1, दैट मीन्स जीरो आएगा, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। तीसरे आ जाओ, एल एल डब्ल्यू, इसमें क्या क्या होगा आपके साथ, पहले आप हारोगे, दोबारा हारोगे, तीसरी बार जीतोगे, तो क्या आएगा इसका आंसर -1, यानी कि 1 रुपया लॉस में रहेगा। और लास्ट पॉसिबल केस में आपके साथ क्या क्या होगा, एक्स एल एल एल, इसमें क्या होगा, -1 -1 माइनस, यानी कि -3। ठीक है, तो आपके साथ जिंदगी में चार ही चीज हो सकती है, या तो आप 1 रुपया घर लेके जाओगे, या आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे, या 1 रुपया जेब से देके जाओगे, या 3 रुपये जेब से देके जाओगे, उसके अलावा पांचवी चीज नहीं हो सकती। अब ये चीज होने की संभावना, ये चीज होने की संभावना, ये चीज, ये तो एक्स की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स चाहिए आपको, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अब निकाल लेंगे। तो यहीं से प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करते हैं। इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी, इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी, देन इस वाले की, देन इस वाले की, देन इस वाले की। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स की वैल्यू 1 हो, एक्स की वैल्यू 1 की प्रोबेबिलिटी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे -1 है उसकी प्रोबेबिलिटी, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे -3 है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, निकालना शुरू करें। तो ये वाले केस में क्या होता है, केवल आप डब्ल्यू वाला इवेंट घटित होता है, डब्ल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, तो इसका आंसर आएगा 1/6। इसमें क्या होता है, एल और डब्ल्यू, हर बार जब मैं डाई फेंकूंगा तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू। चलो इसको और क्लियरली कर देते हैं, ये तो जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू क्या है, 1/6। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल डब्ल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल डब्ल्यू, तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू। तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 5/6, फिर उसके बाद जीतने की क्या थी, 1/6, सो इट कम्स आउट टू बी 5/36। इधर आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल एल डब्ल्यू, और तीनों इवेंट्स यहाँ पे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। एल क्या था, 5/6, अगेन 5/6, एंड 1/6, क्या आंसर आएगा, 25/216। लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल एल एल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एल, इट कम्स आउट टू बी 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, यानी कि 555, 125/216। हो गया सारा काम। अब टेबल बना लो और एक्सपेक्टेशन निकाल लो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विल बी लाइक एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज थी, टेल मी। 1 0 -1 और 3, 1 0 -1 3। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी -3, इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या ही, 1 की क्या ही, 1/6, इसकी क्या ही, 5/36, इसकी क्या ही, 25/216, और इसकी क्या थी, 125/216। तो एक्सपेक्टेशन तो टेबल से ही निकल जाती है, चाहो तो अलग फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो टेबल से भी निकल जाएगी। टोटल इनका सम बनाना चाहिए, याद रहे, तो इनका सम बना रहा है क्या, चेक करो। देखो, सबको 216 में कन्वर्ट करो, रफली चेक करना है कि इसका सम बना रहा है, तो 216 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, 36/216। ये 5 को 6 से मल्टीप्लाई कराओ, तभी तो 36 को 6 से कराओगे, तो 5 6 30/216, एलसीएम लेने के बाद ये 25/216, और वो 125/216। तो ऐड करो, 125 और 25 150, 150 और 30 180, 180 एंड 36 216, सबका समान आ ही रहा है। नहीं आया तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गलत है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के लिए क्या निकालते हैं, एक्स आई पी आई,
देखो उसके हारने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि एक ही केस में जीत रहा है, दो में हार रहा है, और एक में तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो इसका आंसर कुछ भी आएगा वो लॉस्ट में ही आएगा, देखना। एवरेज पूछा है ना, एवरेज बताओ कितना रुपए जीतेगा, तो हार में ही आएगा उसका आंसर, XI PI। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 1/6 इज 1/6, वो हो गया 0। ये हो गया माइनस का 25/216, ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 125 का 3 गुना, 375/216। अब इन सबको ऐडअप करना है, तो देखो इधर तो 216 है, इधर 216 है, और 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 36/216। तो 36, 375 और 25, 400, माइनस के 400 में +36 करेंगे तो 364, माइनस के 364 डिवाइडेड बाय 216। इसको भी और काट के आंसर लाओ, काट के बताओ क्या आंसर आ रहा है। मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ, काटो पहले इसको बेटा, फिर आंसर देखो क्या आ रहा है। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू समेशन XI PI। काटो ना, मन में काट रहे हो, पेन उठाओ और काटना शुरू करो। 1 × 1/6 प्लस 0 × 5/136 प्लस -1 × 25/216 -3 × 125/216। सो दिस इज इक्वल टू 1/6 यानी कि 36/216। ये 0, ये हो जाएगा -25/216 डिवाइड बाय 216, 91/52। डेसिमल में लाना पड़ेगा क्या, देखो पीछे आंसर क्या है। माइनस का 91/54 गलत किया कुछ, तो इट्स लाइक माइनस का 364 था ना, डिवाइड बाय 216, काटने के बाद क्या मिला, माइनस का 91 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, हैंस द एक्सपेक्टेड अमाउंट, ये एक्सपेक्टेशन है, द एक्सपेक्टेड अमाउंट वॉन और लॉस, एक्सपेक्टेड अमाउंट वॉन और लॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज, और माइनस में तो लॉस्ट माना जाएगा, 91/54 लॉस्ट आंसर। ठीक है, समझ आया। भाई एक्स पे ध्यान दिया करो, एक्स उसने कैसे डिफाइन किया, एक्स उसने अमाउंट पे डिफाइन किया है, तो सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यू निकाल लो, फिर उस एक्स की वैल्यू पे उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ठीक है, फिर उसने कहा कि मुझे तो पूरी टेबल से मतलब नहीं, तू तो एवरेज बता दे सबका, तो सबका एवरेज निकाल दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा लेंदी दिखाई दे रहा है। सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस ABCD कंटेनिंग कलर्ड मार्बल्स एज गिवन बिलो। 4 बॉक्सेस हैं, आपको दिख रहा है टेबल के अंदर, उनके अंदर कुछ मार्बल्स हैं, जैसे ए वाले बॉक्स में एक रेड मार्बल है, 6 वाइट एंड 3 ब्लैक है, लाइक दिस। तो 1 + 6 7 + 3 10 है, इसमें भी टोटल 6 2 2, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, और है तो मतलब सब में ही 10 10। ठीक है, अब इसमें से एक बॉक्स सेलेक्ट हुआ रेंडमली ABCD में से। अब 4 में से एक बॉक्स सेलेक्ट हुआ, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 1/4। उसमें से मार्बल सेलेक्ट हुआ, पहले बॉक्स सेलेक्ट हुआ, उसमें से मार्बल सेलेक्ट हुआ। अब मार्बल कैसा निकला, रेड निकला। तो क्या संभावना है कि वो बॉक्स ए से चुना गया था, या बी से चुना गया था, या फिर सी से चुना गया था। ठीक है, सी से चुना गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ, कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन लग रहा है, नहीं पता चल रहा, कौन सा, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में एक्स की अलग अलग वैल्यू सोची जाती है। ऐसा क्या इधर एक्स दे रखा है जिसकी अपने को अलग अलग वैल्यू सोचनी है। देखो रैंडम वेरिएबल वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स,
what are the possible values of x, है ना, what is the probability distribution of the possible values of x, what is the expectation of something of values of x। इस तरीके के क्वेश्चन कहाँ आते हैं उसमें? हम्म। बोलो। बेटा सीक्वेंस में दो काम कर रहे हैं, पहले बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर मार्बल निकाल रहे हैं, और मार्बल रेड निकला, फिर पीछे सोच रहे हैं कौन से बॉक्स से निकला था। साफ साफ पता चल रहा है रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। ये इतना सा नहीं पिक कर पाओगे, तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। ये तो बेस थ्योरम का सबसे आसान क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल रहा है। साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि पहले बॉक्स उठा रहे हैं, फिर उसमें से मार्बल उठा रहे हैं। बेस थ्योरम में क्या करते थे? पहले काम करते थे, फिर उसके बाद अगला काम करते थे, फिर उससे कुछ रिजल्ट आता था, फिर सोचते थे कि वो पहला वाला काम क्या था। तो मार्बल का रेड आना रिजल्ट आ गया। अब रेड तो आ गया, रिजल्ट तो आ गया। क्या संभावना है कि वो ए बॉक्स से निकला है, मतलब हमारा सिलेक्शन ऑफ बॉक्स ए था, या हमारा सिलेक्शन ऑफ बॉक्स बी था, या हमारा सिलेक्शन तीन तो पूछ ली, चौथा भी निकाल लेना, डी था। ठीक है। तो बेस थ्योरम लेकिन 4 बार में है ना, हमने 3 बार के ही किए थे, ये 4 बार के हैं। ठीक है। और रिजल्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रिजल्ट? बोलो। बोलो रिजल्ट क्या हो जाएगा? मार्बल का रेड निकलना, मार्बल का रेड निकलना। ठीक है। चलो तो इसका डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्सेस हैं? 4। ए, ए, बी, सी एंड डी। ओके। और एक आदमी को पहले तो 4 बॉक्सेस सेलेक्ट करने हैं। तो 4 बॉक्सेस में से कोई सा भी एक बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 1, क्योंकि कुछ भी नहीं गिवन होता है तो इक्वल मान लेते हैं प्रोबेबिलिटीज। तो 4 बॉक्स में से एक बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। ठीक है। और हाइपोथेसिस मान लेंगे E1, E2, E3 एंड E4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इज ऑल्सो इक्वल टू। ठीक है। कंजस्टेड हो गया थोड़ा सा, दिख रहा है? ओके। नाउ अब इसमें से भी रेड मार्बल चाहिए, इसमें से भी, क्योंकि रिजल्ट क्या है? रेड मार्बल। तो इस बॉक्स को सेलेक्ट हुआ था तो रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी, इस बॉक्स को सेलेक्ट किया गया था तो रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी, इसमें से रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी, और इसमें से रेड मार्बल निकलने, और फिर फाइनली रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ से रेड मार्बल सेलेक्ट हुआ, या यहाँ से हुआ, या यहाँ से हुआ। इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइन्स खींचने की जरूरत नहीं है। यहाँ से। ठीक है। तो रेड मार्बल निकलने को ए मान लेते हैं रिजल्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, भाई बॉक्स 1 सेलेक्ट हुआ, उसमें से रेड मार्बल निकले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E4। ओके। तो अगर बॉक्स 1 सेलेक्ट हुआ है, ये वाला बॉक्स सेलेक्ट हुआ है, तो उसमें से रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो? टोटल रेड है 1, टोटल है 10, सो इट इज इक्वल टू 1/10। वो टेबल से पता चलेगी सारी। 1/10। बी अगर सेलेक्ट हुआ था तो उसमें रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी 6/10। फिर सी सेलेक्ट हुआ था तो 8/10, एंड देन 0/10। डन। ओके। अब टोटल प्रोबेबिलिटी, भाई रेड मार्बल तो सेलेक्ट हो ही गया। ये इवेंट ए तो घटित हो ही गया, रेड मार्बल तो सेलेक्ट हो ही गया। तो इस वाली प्रोबेबिलिटी को क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले E1 हुआ, इनटू फिर ए ऑन E1 हुआ। ऐसे करते करते ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि ए तो हो गया, ए तो हो गया, और बॉक्स ए सेलेक्ट हुआ था, यानी E1 हुआ था, E1 ऑन ए पूछिए आपसे, फिर E2 ऑन ए पूछिए, और फिर E3 ऑन ए पूछिए। तो 3 क्वेश्चन हैं बेस थ्योरम के भी। अच्छा, वन मोर थिंग, जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा? 1/4 इंटू 1/10 प्लस 1/4 इंटू 6/10 प्लस 1/4 इंटू 8/10 प्लस 1/4 इंटू, तो 4 आएंगे। 4 केसेस का सम, तो बहुत बड़ा हैक्टिक सा फॉर्मूला बन जाएगा।
तो मैंने क्या कहा था, जब ज्यादा हेक्टिक लगे तो आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मार्क कर लेना डिनोमिनेटर में, और अलग से पहले निकाल लेना। तो सबसे पहले अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही निकाल लेते हैं, जो डिनोमिनेटर का काम है ना, फिर केवल न्यूमरेटर न्यूमरेटर में रखते जाएंगे। ठीक है, बोलो। इतना करने के बाद मैं लिखूंगा नाउ रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी दैट रेड मार्बल इज सेलेक्टेड, रेड मार्बल इज सेलेक्टेड। हाइपोथेसिस एंड रिजल्ट आप पहले अज्यूम कर ही लोगे। हाइपोथेसिस E1, E2, E3 एंड E4, चार है बेटा, एंड देन रिजल्ट ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, बॉक्स वन इज सेलेक्टेड, बॉक्स ए सेलेक्टेड, सॉरी, बॉक्स ए इज सेलेक्टेड, ये बॉक्स बी इज सेलेक्टेड, ये बॉक्स सी इज सेलेक्टेड, एंड ये बॉक्स डी इज सेलेक्टेड, और यहाँ पे रेड मार्बल इज सेलेक्टेड। ठीक है, तो अब मेरे को रेड मार्बल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, दैट मीन्स मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए। क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नीचे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लूँ, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2। बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ए ऑन E3 एंड E4 ए ऑन E4। ठीक है, पुट द वैल्यूज। ठीक है, सो 1/4 इंटू ए ऑन E1 क्या था, 1/10, प्लस फिर 1/4 इंटू 6/10, प्लस फिर 1/4 इंटू 8/10, प्लस फिर 1/4 इंटू 0/10। ठीक है, तो वैसे तो ये 4 से 10 कटेगा, लेकिन आप 40 में ही आंसर लाओ ताकि 40 से 40 कट जाए। तो इट इज लाइक 1/40 प्लस 6/40 प्लस 8/40 एंड प्लस 0/40। इट कम्स आउट टू बी 6, 8 से 14, 15, 15/40। सो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई भाई। फाइनली रेड बॉल निकलेगी, इसकी संभावना है 15/40। अब ये एस E1 से निकले, E2 से निकले, तो E1 से निकले तो ये 1/40 आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 15/40। E2 से पूछे तो 6/40 डिवाइडेड बाय 15/40। E3 से पूछे तो 8/10, 8/40 डिवाइडेड 15/40, और E4 से पूछे तो 0/40। अब बॉक्स डी की क्यों नहीं पूछी, क्योंकि बॉक्स डी में मार्बल ही नहीं है, तो कोई संभावना ही नहीं है कि डी वाला सेलेक्ट हुआ था। भाई टेबल को देखो जरा ध्यान से, आपको किसी ने कहा कि यार है ना, जब पहले बॉक्स सेलेक्ट किया फिर मार्बल सेलेक्ट किया तो मार्बल रेड निकला, तो आप कहोगे कि आपने बॉक्स डी सेलेक्ट किया था। अरे बॉक्स डी सेलेक्ट किया था तो रेड मार्बल कैसे निकल सकता है, तो आप 100% क्या कहोगे, या तो ए से, या तो आपने बॉक्स ए सेलेक्ट किया था या बी सेलेक्ट किया था, सी, तो इसलिए उसने डी की पूछी नहीं, तो उसकी जीरो आएगी। ठीक है, चलो तो अब एक एक करके यूजिंग बेस थ्योरम नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ यूजिंग बेस थ्योरम या प्रोबेबिलिटी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी पूरी लाइन लिखोगे, प्रोबेबिलिटी दैट the red ball, the red marble, sorry, the red marble was drawn from box A, from box A। ठीक है ना, लैंग्वेज क्वेश्चन में से लिख लेना, इसको हम क्या कहेंगे कि रेड बॉल तो आ चुकी है, यानी ए इवेंट हो चुका है, और बॉक्स A1 ए से आया, यानी E1 ऑन ए। ठीक है ना, अब उसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, तो उसका फॉर्मूला को जैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, और डिवाइडेड बाय नीचे में ये केस और बाकी तीन केसेस आते थे, उसकी जगह टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि उसको सॉल्व कर लिया हमने, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो E1 क्या था, 1/4, ए ऑन E1 क्या था, 1/10, वो पहला वाला केस, कुल मिला के ये वाला केस आपको लिखना है इसमें ऊपर, और टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे लिखनी। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, इसको नहीं सॉल्व करना, इसको 15/40 सॉल्व कर चुके हम। सो इट्स लाइक 1/40/15 में, तो 15/40 को नहीं काटने का फायदा ये कि 40 से 40 कट के 1/15। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ये की ये लाइन्स लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी में मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, आप कर सकते हो बाकी। E2 ऑन ए, E2 ऑन ए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये वाला केस ले लो, 1/4 इंटू 6/10 ऊपर, और वही 15/40 नीचे, तो 6/40
डिवाइडेड बाय 15/40, 40 से 40 गया तो 6/15। अब इसको तो सॉल्व करना, 6/15 क्योंकि तो फाइनल आंसर्स हैं। 3×2 = 6, 2/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक और पूछा है आपसे, E3 on A। सो इट्स लाइक तीसरा वाला केस उठा लो न्यूमरेटर में, 1/4 × 8/10, 1/4 × 8/10 डिवाइडेड बाय वही टोटल प्रोबेबिलिटी 15/40। सो इट कम्स आउट टू बी 8/40/15/40। तो 40 से 40 अगेन कैंसिल आउट, 8/15, इससे ज्यादा कट भी नहीं रहा। ठीक है। और E4 पूछा नहीं, पूछता तो 0। अच्छा, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम बनाना चाहिए, नहीं, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम बनाना चाहिए क्या? इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 15/40 आना चाहिए। 15/40 टोटल प्रोबेबिलिटी के बराबर तो आना चाहिए ना, ये सब मिलके ही तो टोटल प्रोबेबिलिटी बने थे। तो इन सब का सम क्या आना चाहिए? टोटल प्रोबेबिलिटी का। जैसे अभी इसको वापस 6/15 कर सकते हैं ना, टोटल करो। 1 + 6, बेटा 1 आना चाहिए। 1 + 6 7 + 8 15/15। देखो, एक तो प्रायरी प्रोबेबिलिटी का सम बनाता है और एक पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी का सम बनाता है। किसका नहीं किसके आने की गारंटी नहीं है? इनका सम 1 आने की गारंटी नहीं है। ठीक है। बाकी ये जो अपन प्रायोरी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, 1/4 1/4 1/4, हाइपोथेसिस की प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, इसका सम बनाएगा। और पोस्टीरियरी जो अपन बेस थ्योरम से निकाल रहे हैं, इनका सम भी बनाएगा। देखो, एक काम हुआ तो वो 3 कारण की वजह से हुआ, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। ओके। तो वो काम इस कारण की वजह से हुआ, या इस कारण की वजह से हुआ, या इस कारण की वजह से हुआ, या इस कारण की वजह से हुआ। चारों की अलग अलग आपने संभावनाएं निकाली, तो काम तो हुआ है ना, 100% हुआ है ना। तो देखो, ये 1/40, 6/40, 8/40 और 0/40 कॉन्ट्रीब्यूट होके 15/40 हो रहा है ना। तो इसको इससे डिवाइड करा दूं, इसको इससे डिवाइड करा दूं, इसको इससे डिवाइड करा दूं, अलग अलग संभावना आ गई, और इसको भी करा दूं लेट से, और फिर चारों को जोड़ूंगा तो 15/40 ÷ 15/40 नहीं आएगा क्या? तो कट के 1 आ जाएगा ना। तो इनका सम, अगर आपने चारों केसेस निकाल लिए हैं तो, मान लो केस ही एक पूछा है तो फिर इतना नहीं सोचना, लेकिन अगर आपने चारों केसेस निकाल लिए हैं तो लगे हाथ सम भी करके देख लेना कि उसका सम 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। तो दीज आर द फाइनल आंसर्स, मैच करो आंसर की से। हुआ? मैच हो गया। चलो नेक्स्ट पे। हम्म। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी? 13th। क्वेश्चन नंबर 13 की साइज देख के कुछ लग रहा होगा आपको। कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन लग रहा है? जस्ट लुकिंग एट द साइज। नहीं लग रहा कुछ साइज देखकर? बेस थ्योरम। फिर भी ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली सोच लें कि बेस थ्योरम में पढ़ना तो जरूरी है, बट एक हिंट है। अज्यूम दैट द चांसेस ऑफ ए पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक इज 40%। एक पेशेंट को हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने हैं? 40% चांसेस है कि किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड दैट ए मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%, एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स रिड्यूसेस इट्स चांसेस बाय 25%। एक ऑप्शन दे रखा है कि आप या तो मेडिटेशन और योगा कोर्स करो, इससे आपके हार्ट अटैक के जो चांसेस थे वो रिड्यूस हो जाएंगे 30% से, और इससे आपके जो है रिड्यूस हो जाएंगे वो 25% से, कम हो जाएंगे चांसेस। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट ए टाइम, एक समय पर, ए पेशेंट दोनों में से एक ही चीज चूज कर सकता है, या तो मेडिटेशन एंड योगा चूज करेगा, या फिर ड्रग्स, सर्टेन ड्रग्स का मतलब है कि वो दवाइयां लेगा, है ना, दवाइयां लेगा या फिर योगा करेगा। ठीक है। और दोनों ऑप्शंस को चूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो ये हाइपोथेसिस हो गया E1 E2, 1/2 1/2 हो गई इनकी, या तो ये चूज कर या ये चूज कर। फिर ये चूज करके तेरे हार्ट अटैक के चांसेस कितने हुए, और ये चूज करके हार्ट अटैक के चांसेस कितने हैं वो देखना है आपको। इट इज गिवन दैट, अब रिजल्ट क्या आ रहा है देखो, आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन, दोनों में से कोई एक ऑप्शन पेशेंट ने सेलेक्ट किया था, ये तो पता चल गया अपने को। ठीक है। द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर से हार्ट अटैक, वो उसको हार्ट अटैक फाइनली हो गया, ये रिजल्ट आ गया कि हार्ट अटैक उसको हो गया। तो क्या संभावना है कि कौन सा कोर्स उसने सेलेक्ट किया था, योगा वाला किया था या ये वाला? तो उसने कौन सा पूछा है आपसे? मेडिटेशन एंड योगा की पूछी, तो एक की पूछिए, E1 और A पूछा। ठीक है। तो तीन कैसे, तीन ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पे, E1 E2 और A। E1 हो जाएगा कि पेशेंट ने पहला वाला कोर्स सेलेक्ट किया था, मेडिटेशन एंड योगा वाला, और दूसरा वाला हो जाएगा कि प्रिस्क्रिप्शन और सर्टेन ड्रग्स लिया था ना।
तो ले लेता हूं मैं हाइपोथेसिस E1 E2 और रिजल्ट विल बी ए। तो रिजल्ट तो क्या है, पर्सन सफर्स हार्ट अटैक, है ना, सफर्स है, द पर्सन सफर्स हार्ट अटैक। ठीक है, E1 और E2 क्या लेंगे कि जो पर्सन है उसने मेडिटेशन एंड योगा कोर्स सेलेक्ट किया था, फॉलोड किया था ना, फॉलोड, पहले लिख देना सेलेक्टेड पर्सन, है ना, द सेलेक्टेड पर्सन फॉलोड मेडिटेशन एंड योगा कोर्स, मेडिटेशन एंड योगा कोर्स। और इसमें द सेलेक्टेड पर्सन फॉलोड व्हाट, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, उसकी लैंग्वेज लिख देना आपको ना, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, वही चार्ट बना दूं मैं। तो लेट्स से कि ये तो है वो पर्सन, सेलेक्टेड पर्सन। अब या तो सेलेक्टेड पर्सन ने ये वाला ऑप्शन चूज किया होगा, E1 वाला, या फिर E2 वाला सेलेक्ट किया होगा। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ योगा, मेडिटेशन एंड योगा, ये वाला, और यहाँ पे ड्रग्स यानी कि दवाई। ठीक है ना, तो उसने खुद ने कहा है कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बुक में दिए गिवन है, और नहीं गिवन होता तो भी इक्वल मानते। E1 की 1/2 और E2 की भी 1/2। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके हार्ट अटैक हुआ और ये वाला सेलेक्ट करके हार्ट अटैक हुआ, इसकी संभावना है। ठीक है, सो इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो, A on E1, ये सोचना है, और इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ A on E2। अब ये सोचना है यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है। पिछली बार तो टेबल गिवन थी, तो ये चीज सोचना काफी आसान थी। अब सुनो, हमने रिजल्ट लिया है कि उसको हार्ट अटैक हो गया। शुरू में गिवन है कि कोई किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक आने के 40% चांस है। मेडिटेशन एंड योगा से वो चांस 30% कम हो जाते हैं, रिड्यूस। तो बचते कितने, 70। अरे 30% तो कम कर देता है वो, तो बचते कितने, 70। 70 किसका, 70% ऑफ 40%, भाई टोटल चांसेस 40% है, उस 40% का 30% तो रिड्यूस हो गया, तो उस 40% का 70% चांस हो गया हार्ट अटैक होगा उसको। और रिजल्ट हमने हार्ट अटैक होना लिखा है, ना कि बचना लिखा है। तो आप होने पे ध्यान दो, होने के चांसेस 40% है, लेकिन इस 40% को रिड्यूस कौन कर रहा है, पहला वाला कोर्स, मेडिटेशन एंड योगा वाला कोर्स। कितने परसेंट से भाई आपने कोर्स कर लिया, तो क्या चांसेस है आपके अब हार्ट अटैक होगा, 30%, तो उसने रिड्यूस कर दिए। तो बचे कितने, रखा किसने उसने, 70% रख दिया, किसका, जितना ओरिजिनल चांस था। तो 70% ऑफ 40%, समझ गए। ठीक है, क्लियर है। तो ये यहाँ पे सोचना थोड़ा सा पड़ेगा, 70% बच गए चांसेस ऑफ व्हाट, 40%। तो इसको सॉल्व ही कर दो फिर, 70% ऑफ 40% लिख देता हूँ, फिर नीचे सॉल्व कर दूंगा ना। और यहाँ पे सोचो जरा आप, अब यहाँ पे 40% में से कितना तो रिड्यूस हुआ, 25% तो रिड्यूस हो गया, तो बचा कितना, 25% रिड्यूस हुआ तो बचा 50। अभी 30 को कैसे किया था, 100 में से किया था, तो टोटल परसेंटेज 100 होता है ना। 25% रिड्यूस होगा तो कितना बचा, 75। 75 ऑफ व्हाट, 40, 75% बच गया। और टोटल चांसेस कितने थे हमारे, 40%, 75% ऑफ 40%। ठीक है, एंड फाइनली हमारा रिजल्ट आया कि हमको हार्ट अटैक, मतलब सॉरी हमको नहीं, प्लस पर्सन, सेलेक्टेड पर्सन को हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, क्लियर, डन। हार्ट अटैक होता कैसे पता है किसी को, नहीं पता। अब हमको चाहिए क्या, कि हार्ट अटैक तो हो गया, और उसने कोर्स कौन सा सेलेक्ट किया था, मेडिटेशन, मतलब सेलेक्टेड पर्सन फॉलोड। नहीं पता किसी को हार्ट अटैक कैसे होता है, क्यों होता है, मतलब क्या रीजन है। स्ट्रेस से हार्ट अटैक होता है ना, स्ट्रेस से माइंड की प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। नो, ऑक्सीजन लेने से प्रॉब्लम हो गई तो उससे भी ब्रेन हैमरेज होता है। हार्ट अटैक होता है कोई ना कोई नस में ब्लड के थक्के जम जाने से, मतलब ब्लड जाम हो जाना ही इज द कॉज ऑफ हार्ट अटैक। बस हाँ, ब्लड क्लॉट हो जाना। वो किसकी वजह से होता है, जैसे अपन फैटी खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो वो ब्लड में जमा हो जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जमा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, पूरा तो क्लीन हो नहीं पाता है।
और होते होते वो क्या है, ब्लड ब्लड को टाइट कर देता है। टाइट कर देता है तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। हार्ट तक एक सेकंड के लिए भी ब्लड ब्लड आना, पंप होना बंद हुआ ना तो हार्ट फेल होता है। हार्ट को 24 घंटे 24/7 ब्लड सर्कुलेशन पंपिंग चाहिए ही चाहिए, चाहिए चाहिए, वो साइकिल चलती रहनी चाहिए। तो कहीं पर एक नस भी ब्लॉक हुई, तो ब्लॉक हुई तो वो हार्ट रुक गया वहां पे, उसको नहीं मिला, वो नहीं मिला तो हार्ट फेल, जिसको अपन हार्ट अटैक कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। द सेलेक्टेड पर्सन फॉलोड फॉलोड मेडिटेशन एंड योगा, ठीक है ना। गिवन दैट कि उसको हार्ट अटैक आया, गिवन दैट ही और शी सफर्ड सफर्स हार्ट अटैक, ठीक है। ओके, सो इट इज गिवन बाय कि ए तो हो चुका है, हार्ट अटैक तो आ चुका है, लेकिन उसने कोर्स कौन सा किया था, E1। तो ये तो दो ही केस है, फटाफट से फॉर्मूला लगा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1। फिर एक बार ये का ये केस नीचे आ जाएगा, तो इसमें तो अलग से टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि दो ही केस है तो ऑन द गो ही निकल जाएंगे। दो में तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन या चार हो तो फिर अलग से निकाल लेना, या जैसे भी उधर सहूलत लगे। E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2, डन। चलो जी, पुट द वैल्यूज। तो E1 की भी 1/2 है, ए ऑन E1 हम निकाल ही चुके हैं, 70% ऑफ 40%, तो 70% 70/100, 40% 40/100, डन। एक बार ये का यही केस नीचे, 1/2 इंटू 70/100 इंटू 40/100, प्लस सेकेंड केस की प्रोबेबिलिटी लो, तो 1/2 इंटू 75% ऑफ 40%, यानी 75/100 ऑफ वॉट, 40/100। देखो बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, 200 100 सब में से जा रहा है, 200 100, ठीक है। और बाकी देखो, एक एक जीरो भी सब में जा रहा है, ये गया, 40 ही जा रहा है ना, एक एक जीरो क्या पूरा 40 ही गया, ठीक है। तो बचा क्या, ऊपर क्या बचा 70, और नीचे क्या बचा 70 प्लस 75, डन। तो 70 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 75 की उसमें 145, काटो पीटो, कितने से कटेगा, 5 से, 14, 5 टू या 10, 29, चेक करो 14/20, सही है। मैंने कहा मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपए, 40% रुपए मुझे दो, तो कैसे निकालोगे, 40% किसका निकालोगे, टोटल का। अभी टोटल चांसेस कितने, 40%। जैसे मेरे पास 100 रुपए थे, वहां पे टोटल क्या था, 40% था। अब 40% में से होने के चांसेस चाहिए, तो वो रिड्यूस होने के चांसेस देता है, और से रिड्यूस हो जाएंगे तो बचेगा कितना, हो कितने परसेंट चांसेस। किसी ने कहा कि 30% चांस है कि तेरा हार्ट अटैक नहीं होगा, तो ऑब्वियसली 70% चांस है तेरे को होगा, और टोटल का टोटल है 40%। समझ गए, समझ गए। तो 70% और 40%, इधर किसी ने कहा कि 25% चांस है कि तेरे को नहीं होगा, तो फिर होना होगा कितना, 75%, सॉरी, ठीक है। अब वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, बट इसमें आप ध्यान से देखो, अगर हम केवल, अगर ये एमसीक्यू में, अगर सब्जेक्टिव आ जाए तो ऐसे करना, लेकिन अगर ये एमसीक्यूज में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो 40/100, 40/100, 40/100 को हम बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हैं। जस्ट आप ये हटा दो, ये हटा दो, होने के चांसेस लो, 70 75, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 70 × 1/2, 1/2 इंटू 70, डिवाइडेड बाय नीचे, एक बार तो यही 1/2 इंटू 70, प्लस 1/2 इंटू 75, तो इससे भी वही आंसर आएगा, चेक करो। क्योंकि देखो वैसे भी 40 40 40 सब जगह कट गया था, आपने अगर नोटिस किया हो तो 2 2 2 कट गया एक तो आंसर वही आया, 70/70 प्लस 75, यानी कि वही 145, ठीक है। तो टोटल तो हमेशा कटेगा ही कटेगा, परसेंटेज तो आप टोटल का ही यहाँ में निकालोगे और टोटल का यहाँ निकालोगे, तो वैसे भी कैंसिल आउट हो ही जाएगा। बट फर्क पड़ेगा, फर्क कब पड़ेगा, जब आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हो तब तो 40% लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस निकाल रहे हो इसकी या इसकी, तो फिर वो 40% हर बार कट जाएगा नीचे ऊपर, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If each element of a second order determinant is either 0 or 1, determinants matrices and determinants रिवाइज कर रहे हो ना, तो डिटरमिनेंट क्या होता है, टू बाय सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, यानी 2/2 का डिटरमिनेंट, उसका हर एक एलिमेंट या तो 0 है या 1 है।
व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते थे अपन 2/2 की, तो वो पॉजिटिव निकले यानी ग्रेटर देन 0 निकले। ठीक है ना, इसकी क्या संभावना है? तो पहले तो आप ये सोचो कि 2/2 ऑर्डर के कितने डिटरमिनेंट्स बन सकते हैं, वो तो टोटल केसेस, और उनमें से कौन से केसेस ऐसे हैं जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव निकले, वो फेवरेबल केसेस, फिर फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। 500 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं है, एक एनालिटिकल क्वेश्चन, मतलब प्रोबेबिलिटी और डिटरमिनेंट का कॉम्बिनेशन, और वही फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस करना है, बट एनालिटिकल है। तो पहले तो 2/2 के कितने डिटरमिनेंट्स हम बना सकते हैं ये हम सोचेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक लाइन लिखता हूँ, वी नो दैट a 2/2 determinant, we know that a सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कह दो और डिटरमिनेंट कह दो या 2/2 कह दो, एक ही बात है। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज ऑफ द टाइप, ये किस टाइप का होता है देखते हैं, इज ऑफ द टाइप। सो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ऐसा होता है सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, समथिंग 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 समथिंग, ऐसा ही होता है, बोलो। ये इस टाइप का होता है। अब उसने क्या कहा था कि या तो 0 है हर एक एलिमेंट या फिर 1 है, ठीक है ना। तो इसी के आगे ऐड कर देना, द सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज इन विच इन विच ईच एलिमेंट इन विच ईच एलिमेंट इज इधर 0 और 1, इन विच ईच एलिमेंट इज 0 और 1, ठीक है ना, इज ऑफ द टाइप। तो इसी के आगे मैं इसका स्ट्रक्चर और फिल कर देता हूँ, या तो 0 या 1, या 0 या 1, ऑब्लिक ही है ना, डिवाइडेड नहीं है, या तो 0 या 1 या 0 या 1। ओके, तो टोटल कितने डिटरमिनेंट्स बन सकते हैं पहले वो सोचते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिटरमिनेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिटरमिनेंट्स, इस टाइप के कितने डिटरमिनेंट्स बन बन सकते हैं। तो आपको 4 वैल्यूज फिल करनी है, ठीक है। तो पहली वैल्यू को आप कितनी तरीकों से भर सकते हो, 0 तरीकों से। कितने तरीकों से भर, पहली वैल्यू को भरने के कितने ऑप्शंस हैं, 2, या तो 0 भरोगे या 1, इनटू दूसरे को आप भरने के कितने तरीके हैं आपके पास, अगेन 2, फिर तीसरे को भरने के कितने तरीके हैं, अगेन 2, चौथे। तो टोटल 16 डिटरमिनेंट्स बना सकते हो आप, बना के देख लो, या तो 0 0 0 0 फिर 0 1 1 0 फिर 1 0 0 1, कुछ भी बना के देख लो, टोटल 16 बना सकते हो। समझ गए भाई, इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, और इसको भी भरने के 2 तरीके, 16 आप डिटरमिनेंट्स बना सकते हो। अब इसमें से फेवरेबल वो है जिसमें इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आती हो। अब आप खुद सोचो कि पॉजिटिव लाने के लिए कुछ भी कर लो, यहाँ पे और यहाँ पे तो 1 1 ही भरना पड़ेगा, ऐसे निकालते हैं अपन वैल्यू। तो 1 × 1 1, और यहाँ पे कुछ भी रखो, प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। नहीं, 0 0 रखो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। देखो, इस आपको कुल मिला के इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव लानी है, तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट तो 1 होना चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 एक ही केस में आएगा जब 1 1 भरोगे, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कितने तरीकों से आ सकता है, 3 तरीकों से आ सकता है, या तो दोनों 0, या ये 0 वो 1, या ये 0 वो 1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लाने के 3 तरीके हैं, उसका एक ही तरीका है, तो 3 ही मेरे पास फेवरेबल केसेस बनेंगे जिससे आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है पॉजिटिव ला सकते हो, ठीक है ना। नाउ favorable cases when the value of determinant is positive, the value of determinant is positive, determinant is positive are। तो देखो पहला केस बना दो आप कि आपको इन दोनों को तो 1 भरना ही है, फिक्स है ना। 3 केसेस बनेंगे देखना, और या और ना लगाए, कॉमा लगाओ, क्योंकि हम टोटल केसेस लिख रहे हैं। इधर तो आपको 1 भरना ही पड़ेगा तीनों ही केसेस में, और इधर जो है आपको 0 बनाना है। 0 बनाने के 3 तरीके हैं, या तो दोनों जगह 0 0, या इधर 0 इधर 1, या इधर 0 इधर 1। देखो अभी आप कुछ भी कर लो, तो 1 × 1 1 -0 1 आएगा इसका आंसर, इसमें 1 × 1 -0, इसमें भी 1 आएगा आंसर, इसमें 1 आएगा। तो इन तीनों केसेस में आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। बाकी अब आप 16 में से बचे हुए कुछ भी केसेस बना लो, उसमें आपको या तो 0 आएगा या -1 आएगा, या तो न्यूट्रल आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल केसेस 3, टोटल केसेस 16, आंसर इज 3/16, चेक करो। सो
probability that the value of determinant is positive is positive गिवन बाय फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। तो क्लास 10th का फॉर्मूला लग रहा है, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। बस ये फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस बनाने कैसे हैं वो आपको 12th की नॉलेज से, डिटरमिनेंट की नॉलेज से सोचना। सो 3 केसेस डिवाइडेड बाय टोटल 16 केसेस, 3/60। समझ आया? चले नेक्स्ट। आप जा रहे हो? अभी तो 6:30 हुए हैं। आप तो 7:15 कह रहे थे। जाओ। ओके। आप देखो, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सबसिस्टम ए एंड बी। फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर्स द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर अस्यूम्ड टू बी नॉन। एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली क्या होती है? असेंबली मतलब कहीं पे इकट्ठा होना। इलेक्ट्रॉनिक यानी किसी वेब ब्राउजर्स के थ्रू, जैसे जूम मीटिंग पे हम इकट्ठे हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है, जैसे कोरोना के टाइम होते थे। ठीक है। तो ए और बी नाम के दो सिस्टम से, लेट से एक जूम है और एक गूगल लाइव है। तो दो सिस्टम्स है हमारे पास। पुराने रिजल्ट्स क्या बताते हैं कि कभी कभी चलते चलते ए वाला सिस्टम फेल हो जाता है, उसकी संभावना ये है। बी अकेला फेल होता है, उसकी संभावना ये है। और ए और बी मिलके दोनों ही फेल हो जाते हैं, संभावना ये है। तो फिर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछिए कि ए फेल हो, बी भी फेल हो। बी फेल हो चुका है पता है, अब ए फेल होगा उसकी संभावना, और ए अकेला फेल होगा उसकी संभावना। ठीक है, क्लियर? तो देखो इसमें अपने को सेट थ्योरी को इस्तेमाल करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स लिखा हुआ है, तो हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर इट इज गिवन दैट, काफी इजी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए। हेयर इट इज गिवन दैट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स को मैं लिख सकता हूँ। पहले तो आप ये इन्फॉर्मेशन लिख देना, ए फेल्स दिस दिस दिस। तो यहां से दैट इज करके इसका नोटेशन लिखता हूं मैं, पी ऑफ ए। ठीक है ना? हर जगह फेल फेल है, फेल 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 फेल। कहीं सर भी डज नॉट फेल या पास की वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो अब आप एक तरीके से फेल फेल सबका इग्नोर करो, है ना? ऐसे मत सोचो कि फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्यों निकाल रहे हैं, है ना? क्योंकि पूछी भी फेल होने की है। ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 0.2। बी फेल अलोन को क्या कहते हैं बताना जरा। बी फेल अलोन को मतलब बी तो फेल हो लेकिन ए फेल ना हो। तो ए फेल ना हो और बी अकेला फेल हो, इस चीज को क्या कहेंगे? हम्म। इंटरसेक्शन क्यों होगा? इंटरसेक्शन तो इसमें होगा, ए भी फेल हो जाए और बी भी फेल हो जाए, इसकी संभावना 0.15। बी फेल अलोन बताओ। देखो वेन डायग्राम पे आइए। बी डैश थोड़ा ना होगा बेटा, ये ए है ये बी है, ये तो पूरा ए है। इसमें से इंटरसेक्शन हटा दो तो ये है ए अलोन। समझ गए? ये पूरा बी है, इस बी में से इंटरसेक्शन हटा दो, ये है बी अलोन। बी ओनली जिसको बोलते थे अपन, बी ओनली। ठीक है ना? ये वाला पोर्शन जो है ना, इंटरसेक्शन हटा दें, ये इसको कहेंगे ए अलोन या ए ओनली। इस ये वाला जो व्हाइट पोर्शन है, ये इंटरसेक्शन हटाने के बाद इसको कहेंगे बी अलोन। तो ये व्हाइट पोर्शन कैसे निकालेंगे? टोटल ए में से इंटरसेक्शन माइनस करके। टोटल ए में से क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, बी अलोन को मैं लिख सकता हूँ बी माइनस, उसको बी माइनस ए भी बोलते थे। ठीक है, मतलब बी तो हो लेकिन ए ना हो, बी माइनस है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी घटाओ। ठीक है ना? और ये गिवन है, ये क्या गिवन है? 0.15। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को उधर फिट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि उस इक्वेशन को मैं फर्दर और प्रोसेस कर देता हूँ नीचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस है 0.15, इक्वल टू आर एच एस में है 0.15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी यहाँ से 0.15 प्लस 0.15, दैट मीन 0.30। अब जो जो क्वेश्चन पूछा वो देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? ए फेल्स बी हैज फेल्ड, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह देंगे ए ऑन बी। और ए ऑन बी का फॉर्मूला बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की भी प्रोबेबिलिटी मेरे पास है 0.15। बी की कल तक नहीं थी लेकिन आज है, निकाल ली मैंने। 0.30, 15/30 यानी 1/2। सेकेंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन। अब अलोन का मतलब है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अलोन का मतलब है
ए माइनस बी, है ना। जैसे बी अलोन का मतलब था बी माइनस है, तो ए अलोन का मतलब है ए माइनस बी। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे। तो ए की गिवन है 0.2, इंटरसेक्शन की भी गिवन है 0.15। तो 0.20 में से 0.15 घटाएंगे तो 0.05। चेक करो आंसर। इसको इसको 0.5, 0.5, 0.05। देखो इस पूरे क्वेश्चन को हम जस्ट वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन को। मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 0.15। तो इधर डाल दूं मैं 0.15। टोटल ए की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, जिसमें से 0.15 तो यहाँ बैठा है, तो इधर कितना बैठा होगा भाई, टोटल टोटल मतलब ए का मतलब है ये पूरा सर्किल। ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 0.2, जिसमें से 0.15 तो बीच में बैठा है, तो इधर कितना बैठा होगा, ए अलॉन में कितना बैठा होगा, 0.2 में से 0.15 गया तो 0.05। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या गिवन है, अकेला बी फेल होता है इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, यानी अकेला बी मतलब ये खाली पोर्शन 0.15। ठीक है, अब आपसे क्या क्या पूछा, जैसे ए ऑन, पहले ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया ना, ए अलोन का तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ए ऑन बी पूछा था, ए ऑन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी यानी 0.15 डिवाइडेड बाय बी हैज फेल्ड, तो बी की टोटल प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को ऐड करेंगे 0.30। ठीक है, क्लियर है। पहले बीच वाला भरो और फिर टोटल में से माइनस करके इसका भरो, और उसका तो अकेले का वैसे ही गिवन था, मान लो उसका भी टोटल गिवन होता तो उसके टोटल में से इसको माइनस करके इधर वाला भर देते। ठीक है, चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16th, bag 1 contains 3 red and 4 black balls. Bag 2 contains 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn from bag 2. क्या क्या कह रहा है सुनो ध्यान से। बैग 1 में 3 रेड है 4 ब्लैक है, बैग 2 में 4 रेड और 5 ब्लैक है। अब एक बॉल बैग 1 से बैग 2 में ट्रांसफर कर दी, और करने के बाद फिर बैग 2 से एक बॉल निकाली, और वो बॉल निकली रेड। तो क्या संभावना है कि आपने जो बॉल ट्रांसफर करी थी वो ब्लैक थी। तो कैसा केस लग रहा है, मतलब टॉपिक कौन सा लग रहा है, बेस थ्योरम का लग रहा है, यस। ठीक है, तो देखो मेरे पास दो बैग्स हैं, अब इसमें ये सोचना जरूरी है कि हाइपोथेसिस क्या होगी और वो क्या होगी। तो लेट से मेरे पास दो बैग्स हैं, ये है बैग 1, ये है बैग 2। B1 बैग 1 एंड दिस इज बैग 2। ओके, बैग 1 में क्या क्या आइटम पड़ा हुआ है, 4 रेड, सॉरी 3 रेड एंड 4 ब्लैक, और इसमें 4 रेड एंड 5 ब्लैक। फाइन। अब एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हो, तो बैग 1 से जब आप एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो ट्रांसफर्ड बॉल रेड भी हो सकती है ब्लैक भी हो सकती है। तो मैं E1 तो मान लेता हूँ कि ट्रांसफर्ड बॉल रेड है, और E2 मान लेता हूँ ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है। दो ही बातें हो सकती हैं। अब उसने क्या कहा था कि संभावना बताओ कि वो ब्लैक थी, यानी E2 की संभावना पूछी है, A on E2, है ना। समझ गए। ठीक है, तो इसको तो मैं क्या कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E1 इवेंट को मैं मान लेता हूं कि ट्रांसफर्ड बॉल रेड थी। रिजल्ट कहाँ हुआ बेटा, रिजल्ट तो अब होगा, अभी तो बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो रेड होगी या ब्लैक होगी। तो दो हाइपोथेसिस हैं, और इसी की संभावना तो पूछी है कि रेड थी या ब्लैक थी। जैसे सिलेक्शन करते थे ना अपन, वो हाइपोथेसिस होता था, इस बार बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं वो हाइपोथेसिस है। तो या तो वो रेड ट्रांसफर हुई है या ब्लैक ट्रांसफर हुई है, तो रेड ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी 3 बाय टोटल कितनी है 7, और ब्लैक ट्रांसफर हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी 4 बाय, इन दोनों का सम बना रहा है। तो जैसे 1/2 1/2 होता था, इस बार इक्वल नहीं है। अब इसमें आ गई एक बॉल एक्स्ट्रा। अब यहां से आपने बॉल निकाली और वो बॉल रेड निकलनी है, यहां से आपने क्या निकाली, बॉल निकाली, और वो बॉल क्या निकलनी है, रेड निकलनी है। तो लेट्स से ऐसे कर देता हूँ, या फिर ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से बॉल रेड निकलनी है, क्या निकलनी है, red। तो रेड बॉल आने को ए इवेंट मान लेते हैं। ठीक है, चलो। तो अब जब E1 हुआ होगा तो रेड आने की संभावना, और E2 हुआ होगा तो रेड आने की संभावना। तो E1 हुआ होगा दैट मीन्स, और फिर ए आ जाए तो A on E1, और E2 हुआ होगा तो फिर रेड आ जाए तो इसकी संभावना A on E2। फाइन। अब आप लॉजिकली सोचो,
जब इवन हुआ होगा, दैट मीन्स यहां से रेड बॉल इसमें गई होगी, तो टोटल रेड बॉल कितनी हो गई? 5। और ब्लैक कितनी है? 5। तो 5 रेड 5 ब्लैक में से अब इसमें से रेड निकले, क्या संभावना होगी? 1/10 क्यों? 5 है ना रेड। 5 बाय आधी आधी हो गई ना, जब 5 रेड 5 ब्लैक है तो आधी संभावना रेड निकलने की, तो 5/10। ओके। अब जब इवेंट E2 हुआ होगा और फिर रेड निकले, तो E2 हुआ होगा तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई होगी, तो 4 रेड एंड 5 ब्लैक हो गए और 6 ब्लैक हो गए होंगे, और उसमें से रेड चाहिए आपको 4/, तो 10 होंगे ना। ऐसा तो ना उस बॉल को वापस नहीं निकालना। ठीक है ना, इस केस को सोच रहे हैं हम। तो टोटल तो देखो इधर 9 बॉल्स थी, एक बॉल ट्रांसफर हुई, तो टोटल तो 10 होना तय है। लेकिन जब आपने रेड बॉल ट्रांसफर करी तो दोनों बराबर हो गए 5/10, लेकिन अगर आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी तो टोटल तो 10 है, लेकिन 4 रेड 4/10। ठीक है, समझ गए। अब आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी। भाई रेड बॉल तो निकल चुकी है, लेकिन ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक थी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी द ट्रांसफर्ड बॉल वाज ब्लैक, बॉल वाज ब्लैक, गिवन दैट रिजल्ट हो चुका है कि रेड बॉल निकल चुकी, गिवन दैट रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू, इज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू। और इसके इवेंट्स क्या मानेंगे हम? देखो E1 E2 एंड, चलो पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर जहाँ भी स्पेस मिलेगा बता दूंगा मैं। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? दैट इज ए तो हो चुका है, और आपको ब्लैक चाहिए, ब्लैक चाहिए ना, यानी E2 ऑन ए पूछे आपसे। तो इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2। अब ये वाला केस आएगा, लेकिन पहले E1 वाला लिखते हैं हमेशा। तो E1 इंटू ए ऑन E1, और फिर ये का यही केस कॉपी पेस्ट E2 इंटू ए ऑन E2। फाइन, क्लियर। चलो जी, पुट द वैल्यूज, नीचे डाल देता हूँ वैल्यूज। तो E2 की तो है 4/7, इंटू ए ऑन E2 की है 4/10। ये केस एज इट इज आएगा नीचे यहाँ पे 4/7 इंटू 4/10, सेकेंड वाले केस में आएगा। पहला केस देखो क्या बनेगा, 3/7। तो 7 7 10 7 10 7 10 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम ईच केस। सो इट्स लाइक 4 4 जा 16, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, सो द आंसर 16/31। ठीक है। 16, 15 प्लस 16, इधर आंसर लिख देता हूँ 16/31। ठीक है ना, फटाफट से देखो हाइपोथेसिस वगैरह क्या मानेंगे हम इसमें। तो E1 तो ले लेंगे कि ट्रांसफर्ड बॉल वाज रेड, ट्रांसफर्ड E1 E2 है बॉल ट्रांसफर करना, और फिर रिजल्ट है दूसरे बैग से बॉल ड्रॉ करना। ठीक है ना, E1 और E2 तो है बॉल ट्रांसफर करना, और फिर रिजल्ट क्या है कि दूसरे बैग से ट्रांसफर होने के बाद जो सेकंड बैग है उसमें से बॉल ड्रॉ करना और रेड निकले। ठीक है, तो E1 E2 तो हो जाएगा ट्रांसफर्ड बॉल वाज रेड, ट्रांसफर्ड बॉल फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 वाज रेड। ठीक है ना, एंड इसमें ट्रांसफर्ड बॉल फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 वाज ब्लैक। ठीक है, तो आपसे E2 पूछा है, ट्रांसफर्ड बॉल वाज ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, E2 की पूछी है। और रिजल्ट क्या हो जाएगा कि सेकंड जो बैग है उसमें से रेड बॉल निकली है ना, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम, ये पहले लिखना होता है, पहले हम लिखना भूल गए। आप ये जब सॉल्यूशन लिखो तो उसको पहले लिखना, उसके बाद ही सारा तामझाम शुरू। डन। चलो जी, तो हो गए सारे क्वेश्चंस, अब MCQs देख लें फटाफट। चूज द करेक्ट ऑप्शन से नीचे होता है, ये कुछ सेट थ्योरी के हिसाब से होंगे, कुछ इजी से लग रहा है मुझे। ए और बी दो इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए 1 है। तो इनमें से कौन सा केस पॉसिबल है? ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू 1, इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, इसको तो क्या ही एक्सपेंड करूंगा। तो बी ऑन ए की बोलो फॉर्मूला क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 है, ये गिवन है कि ये क्या है, इज इक्वल टू 1। तो इसको उधर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए और बी की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी के बराबर है, तो या तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी के बराबर है, तो या तो ए बी से छोटा है या बराबर है। देखो वेन डायग्राम में दो ही केस बन सकते हैं ऐसे। भाई सपोज करो ये तो है
ए, और ये है, नहीं, बी तो बाहर है और ए अंदर है। बी तो बाहर है और ए अंदर है। तो मुझे बताओ ए और बी का इंटरसेक्शन ए ही आएगा, छोटा वाला केस आएगा। ए और बी का इंटरसेक्शन ए आएगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों बराबर हो, तभी भी उन दोनों का इंटरसेक्शन सेम ए आएगा। भाई ए भी यही हो और बी भी यही हो, दोनों इक्वल सेट्स हो, ए भी यही हो बी भी यही हो। तो अभी भी ए भी यही है बी भी यही है, तो भी इनका इंटरसेक्शन खुद ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है, ए तो आ ही सकता है। तो दो केस हैं। तो इस केस में मैं क्या कहूंगा कि ए बी का सबसेट है, छोटा है। इस केस में क्या कहूंगा, ए इक्वल टू बी। तो या तो ए बी का सबसेट है या फिर ए इक्वल टू बी है, जो भी ऑप्शन में मैच हो। ए इक्वल टू बी या ए, ये देखो ए सबसेट ऑफ बी है ना। क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चंस कई बार ऐसे आते हैं कि ए इक्वल टू बी भी दे दिया, फिर ऑप्शन आएगा ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, वन एंड टू बोथ आर करेक्ट, इस तरीके से सिलेक्शन करना होगा। समझ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए ऑन बी की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी से बड़ी है तो कौन सा केस पॉसिबल है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उठा के लिखना शुरू करो। ये वाली इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ए ऑन बी को क्या लिखते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसको उधर मल्टीप्लाई कराओ जरा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरवल। सबसे पहले तो देखो क्या पता ऐसा ही केस रखा हुआ हो, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या ऐसा कोई केस रखा हुआ है वहां पे। ए इंटरसेक्शन बी का एक ही केस है, लेकिन उसमें लेस देन का साइन है और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। तो यानी कि ये ऑप्शन तो मतलब इसको और आगे प्रोसेस करना है। और ये आंसर गलत है, ये भी पता चल गया। क्योंकि जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमारे हिसाब से ग्रेटर देन आ रही है, तो उसके हिसाब से लेस देन कैसे आ सकती है। तो इसको तो रूल आउट करो, तो ऑप्शन में नहीं हो सकता, इन तीन में से कोई आंसर। अब सुनो ध्यान से, आपने बी को उधर भेजा, अब ए को इधर ले आओ। ठीक है, समझ गए। तो बी को उधर भेजा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी तो ऊपर थी सही। अब ए को इधर ले आओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब इस ए को उठा के इसके नीचे ले आओ, तो उधर क्या बच जाएगी बी। समझ गए ना क्या किया मैंने। तो अब वापस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दूसरी तरीके से डिफाइन हो जाएगी। ठीक है ना, और उसमें से कोई एक ऑप्शन मैच हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे आ गई ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके। अब ए इंटरसेक्शन बी ऑन ए हो जाएगी ये, यानी ए ऑन बी हो जाएगी, बी ऑन ए। ए इंटरसेक्शन बी नीचे वाली नीचे आती है ना, बी ऑन ए हो जाएगी, ए ऑन बी क्यों होगी बताओ। बी ऑन ए हो जाएगी, बी ऑन ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी। अब ये ऑप्शन तो मैच करना ही करना है, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर, बी ऑन ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ। समझ गए ना। भाई इसको उधर भेज कर इसको इधर ले आए, तो जब बी नीचे लिखा था तो उसको ए ऑन बी कहते थे, जब ए नीचे लिखेंगे तो उसको बी ऑन ए कहेंगे। ठीक है, तो ए ऑन बी से स्टार्ट करा लेकिन खत्म बी ऑन। आप पहले ही देख लिया करो यार, चार ऑप्शन में बी ऑन ए है, बी ऑन ए है, बी ऑन ए है। तो आपको बी ऑन ए बनाने के लिए बी को उधर और ए को उधर बुलाना ही पड़ेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स सच दैट दिस इक्वल टू दिस, देन व्हाट्स द आउट ऑफ द फोर ऑप्शन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो गिवन है उसको उठाना शुरू कर दो बेटा। जैसे मैंने इसको उठाना शुरू किया ना, मैंने पहली फुर्सत में बताया क्या किया, इसको उससे काट दिया। इधर क्या बचा एलएचएस में, बी ए माइनस ए एंड बी को तो ए इंटरसेक्शन बी लिखते ही। आरएचएस में क्या बचा, वन या जीरो सोचो। जीरो बचेगा बेटा। देखो, अगर आप कोई टर्म हटाते हो, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स है, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो जब आप टर्म से टर्म काटते हो तो वाई की वैल्यू जीरो। आप खुद सोचो, एक्स उधर जाएगा तो एक्स माइनस एक्स होगा ना, एक्स माइनस एक्स जीरो होगा। लेकिन अगर आप फैक्टर से फैक्टर काटते हो तो वन बचता है। फैक्टर से फैक्टर कैसे कटता है, लेट से यहाँ पर है ए एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये ए एक्स का मतलब है ए इंटू एक्स। अब जब आप काटोगे तो वन बचेगा, क्योंकि इधर आके डिवाइड होगा। तो ये कनेक्शन देखो, इनटू का है या प्लस माइनस का है। प्लस माइनस का है तो ये टर्म्स हैं, इनटू है तो ये फैक्टर्स हैं। फैक्टर से काटेंगे तो वन, और प्लस माइनस लिखा हुआ है टर्म से टर्म काटेंगे तो जीरो। तो वहां पे तो प्लस माइनस का कनेक्शन है ना बेटा। अगर ये इनटू होता तो अब वहां पे वन बचता। ठीक है, तो ऐसी सिली मिस्टेक मत करके आना। अब इसको उधर भेजो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी को उसके नीचे भेजो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसके नीचे आ गया, इधर वन बचेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई क्या होता है, ए ऑन बी। एलएचएस में वन बचा, ऑप्शन नंबर चेक करो, ए ऑन बी की प्रोबेबिलिटी वन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। तो तीनों इजी थे, और भी है क्या, डन। सो फाइनली वी आर डन विद द प्रोबेबिलिटी। गेट रेडी फॉर द टेस्ट, पूरा चैप्टर थोरोली रिवाइज करो, कोशिश करो कि सारे क्वेश्चंस कर लूं मैं एक बार फिर से।
हो जाएगा। हो जाएगा। अगर अभी जैसे स्कूल तो ऑफ है ना, तो अभी जाते ही लग जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करके, है ना, रेडी वेडी होके, और पूरे दिन में पूरे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल करना, ये मेरा टास्क है। चाहे से रात के 12 बजे 2 बजे, अपने आप को चैलेंज करो कि करना ही है। तो और मैं करीब करीब पेपर बुक का ही है आपका कल वाला, तो मतलब एटलीस्ट 15 में से 13 14 तो स्कोर कर। वही 5 क्वेश्चन, सेम वही पैटर्न रहेगा भी तो ना। फिर आपका एक फुल बुक टेस्ट भी तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए भी रेडी करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। कल का टाइम आप डिसाइड करना, क्योंकि टेस्ट है तो एज एंड व्हेन यू विश, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह आओ तो सुबह आ जाना, और इवनिंग में आओ तो हाँ तो पूछ लेना उससे। और आप चाहो तो अलग अलग भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुबह आ जाओ, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं। मॉर्निंग में तो